तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? रेप के बदले रेप। मुल्तान में एक लड़की ज्यादती का शिकार हुई तो दूसरी को फरसूदा निजाम की भेंट चढ़ा दिया गया। गैर कानूनी पंचायती निजाम को कानून के दायरा कार में लाया जाए। जराइम खत्म करने के जिम्मेदार खुद जराइम में मुलव्विस हैं। सिंध पुलिस के 12,000 एहलकार मशकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में नए इंकिशाफात हुए हैं। ऐसे पुलिस वालों की मौजूदगी में अवाम महफूज नहीं। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल खत्म हो गई। वक्ती तौर पर मामला टल गया, लेकिन तनाज़ा अभी भी जारी है। टैंकर मालकान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर अमल के लिए 2 साल मांग रहे हैं। ओगरा वक्त देने को तैयार नहीं। बहरान फिर सर उठा सकता है। और मैंग्रोव्स के जंगलात माहौल के लिए बहुत कीमती हैं। इन्हें बचाने के लिए जल्द इक़दामात ना उठाए गए तो नताइज भयानक होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन पिछले 3 दिन से हड़ताल पर थी और इन 3 दिन में मुल्क भर में पेट्रोल नायाब हो गया। ऑयल टैंकर्स ने मुल्क भर में पेट्रोल की सप्लाई रोक रखी थी और कल सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई कि जब हड़ताली ड्राइवर्स ने इन ड्राइवर्स को भी पेट्रोल की सप्लाई के लिए रोका जो हड़ताल का हिस्सा नहीं थे, जिससे पेट्रोल की तरसील रुक गई और एक बड़ा बहरान पैदा हुआ। लेकिन आज आखिरकार ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से ओगरा हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसके बाद ऑयल सप्लाई खोलने का ऐलान तो किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता हालात भी मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि इन मुज़ाकरात में आखिर तय क्या पाया है, क्योंकि ये मसला सानिया भावलपुर के बाद ऑयल टैंकर्स को सेफ्टी उसूलों का पाबंद बनाने से शुरू हुआ था, जिनकी पाबंदी पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन तैयार नहीं थी। उनका मौक़िफ़ ये था कि वो ओगरा कवानीन की पाबंदी नहीं कर सकते। 14 व्हीलर टैंकर को 24 व्हीलर करने के ओगरा के अहकामात नहीं मान सकते, क्योंकि एक ऑयल टैंकर की अपग्रेडेशन पर 10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, जो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन मोटरवे और सिंध पुलिस के रवैये से भी नाराज़ थी। अब खबरें यह हैं कि हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के जायज़ मुतालबात तो माने हैं और इसके बदले में ऑयल टैंकर्स मालकान ट्रॉलर्स के एक्सेल में इजाफा करेंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये कितने अरसे में होगा। इस हवाले से मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद टाइम फ्रेम से मुतालिक पूछा गया तो दोनों ही जानिब से नुमाइंदों का क्या जवाब था, ज़रा सुनिए। 2009 पर अमल दरामद के लिए आपको कितना वक्त दिया जा रहा है? 2 साल। 2 साल। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो टाइम फ्रेम वो बता रहे हैं, आई थिंक कि ये पॉसिबल नहीं है। हम वी मीन बिजनेस, हम अपने लॉज को इम्प्लीमेंट कराएंगे। हम 1 हफ्ते में ये तय करेंगे कि कौन से कवानीन अप्रूव करने हैं, कौन से लगाने हैं, और फिर इसके अंदर टाइम फ्रेम देंगे। और जो ये टाइम फ्रेम कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा है। हम इससे शायद आधे पे काम करेंगे। दोनों जानिब का मौक़िफ़ आपने सुना। इससे साफ ये है कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और ओगरा अब भी इस मामले पर मुत्तफ़िक नहीं है। ऑयल टैंकर्स मालकान 2 साल मांग रहे हैं और ओगरा ने इतना लंबा वक्त देने से साफ इनकार किया है, जो बज़ाहिर दुरुस्त भी मालूम होता है, क्योंकि ऑयल टैंकर्स के हादसात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी मुल्तान में एक LPG से भरा टैंकर उल्टा है। इसलिए ज़रूरी यह है कि इन ऑयल टैंकर्स को जल्द अज जल्द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पाबंद बनाया जाए ताकि हादसात में कमी आ सके। लेकिन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन फौरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद से मुताल्लिक अब भी तैयार नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में सूरत हाल क्या फिर स्ट्राइक की जानिब जा सकती है? इसी पर हम बात करेंगे। हमें तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हुए थे तय क्या हुआ है, क्योंकि बुनियादी मसला तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का है, जिसको फॉलो करने के लिए ऑयल टैंकर्स मालकान तैयार नहीं है। क्या अब तय पाया है, कवायद व ज़वाबित को फॉलो करेंगे ऑयल टैंकर्स मालकान? देखिए, उनके बहुत सारे इश्यूज थे, कोई एक इशू नहीं था उनकी। आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इश्यूज। जहां तक सेफ्टी रेगुलेशंस की बात थी तो मैंने कल भी ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर कोई इशू है तो हमारे पास आए, हमें बताएं क्या चीज़ उनको किस चीज़ में कबाहत है, ताकि हम उसको रिव्यू कर लें। सो अब तय ये पाया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि हमारे रेगुलेटरीज हैं, वो अगले हफ्ते हमारे साथ बैठेंगे, बैठ के हमें पॉइंट वाइज बताएंगे कि क्या चीज़ इमीडिएटली पॉसिबल है,
और किस चीज में कितना टाइम फ्रेम दरकार है। सो वो हम एक हफ्ते के अंदर तय कर लेंगे कि पूरा टाइम फ्रेम इस जो भी हमारा ऑर्डिनेंस, ये जो हमारे रेगुलेशंस हैं 2009 के, ये लेटर एंड स्पिरिट में कितने अरसे में कंप्लाई हो सकते हैं। सो एक बात तो तय है कि हमने इंश्योर करना है और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल ये रेगुलेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हों और तमाम फ्लीट इन पे कंप्लायंस करें। सो ठीक है इमरान साहब, तो बज़ाहिर तो ये मामला हल हो गया है, लेकिन मुकम्मल इत्तेफाक में जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि हफ्ते भर का टाइम लग सकता है। टाइम फ्रेम का जो मामला है उसमें तो वाज़ेह तज़ाद दिखाई दे रहा है। 2 साल मांग रहे हैं ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन वाले। अगर उनको 2 साल मिल जाते हैं तो ये तो क्लीन चिट मिल जाएगी कि वो 2 साल के दौरान जो करना चाहें वो करें। हादसा को किसी भी तौर पर रोका नहीं जा सकेगा। हमारा तो जो रेगुलेटरी है वो OMC है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। अगले हफ्ते हम उनके साथ बैठेंगे और हम तय करके उठेंगे और हम फिर उसको कंप्लायंस को चेक करेंगे क्वार्टरली और हम इंश्योर करेंगे। देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी और लाइफ पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी और लाइफ की सेफ्टी के ऊपर। सो अभी भी हमने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जब तक कि ये हमारे रेगुलेशंस लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं होते और खुदा ना खास्ता को हादसा हो जाता है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होगी। तो ये जो अभी आज जो कुछ हुआ है, मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हुआ, इसे हड़ताल खत्म करने के लिए वक्ती समझौता समझा जाए, मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक अभी भी नहीं हुआ है इस मामले पर? देखें ये हमने लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में इस चीज़ को देखा है ताकि लोगों को एक पब्लिक इनकन्वीनियंस भी ना हो, ऑयल की शॉर्टेज भी ना हो, और फिर हम अपने ये जो रेगुलेशंस हैं इसको प्रॉपर लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट भी करवा सकें। लेकिन जो टाइम फ्रेम वो कह रहे हैं शायद इतना लंबा ना हो, हम इसको जल्दी इंप्लीमेंट करवाएं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज थे जाहिर है जिन पर बात भी हुई है। ऑयल टैंकर्स के जो किराए बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है जिसके बदले ऑयल टैंकर्स मालकान ट्रॉलर्स के एक्सेल में भी इजाफा करेंगे। अगर ये किराए बढ़ाए जाते हैं तो फिर ये किस मद में बढ़ाए जाएंगे? इसका भी बोझ सारा अवाम के ऊपर आएगा फिर? देखिए इन्होंने जो ये बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का मामला है, लेकिन हमने एज अ फैसिलिटेटर हमारे पास ये शिकायत लेके आए थे, हमने वो OCAC को भिजवाई, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भिजवाई हैं, हम इसको वैल्यूएट करेंगे और इंशाल्लाह 2 हफ्ते में इस मामले को हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जो शिकायत वो लेकर आए थे उसमें ये भी तो शिकायत थी कि मोटरवे पुलिस है, सिंध पुलिस है, ऑयल टैंकर्स मालकान उनसे मुतालिक भी बड़ी शिकायत कर रहे हैं। इस मामले पर भी तय पाया है कि अब चालान नहीं किए जाएंगे क्या मोटरवे पुलिस की जानिब से? और मुज़ाकरात में मोटरवे या सिंध पुलिस के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है, उनकी भी राय ली गई है? देखिए ये हमसे पर्टेन नहीं करता, ये फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर पेट्रोलियम भी थी और सेक्रेटरी साहब इसके ऊपर खुद उन्होंने एक कमेटी बनाई। 2 हफ्ते के दौरान तमाम इनके मसाइल को जो पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट हैं या अदर डिपार्टमेंट्स हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। मैं तो सिर्फ ओगरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ और हम अपने स्टैंडर्ड्स को इंशाल्लाह कंप्लायंस करवाएंगे विद इन गिवन टाइम फ्रेम। बहुत शुक्रिया इमरान गजनवी साहब, तर्जुमान ओगरा हमारे हमरा थे। ऑयल का ये जो बहरान आया, इस बहरान से निपटने के लिए ओगरा ने कुछ क़वाइद व ज़वाबित बताए हैं जिस पर ऑयल एसोसिएशन जो है वो तैयार नज़र नहीं आती। 2 साल का टाइम मांग रहे हैं ये मालकान, लेकिन ओगरा 1 हफ्ते के दरमियान इस टाइम फ्रेम को तय करना चाहती है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों पर बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर नाजिया। वेलकम बैक। जहालत, लाकानूनियत और माशरती जवाल का अंदाज़ा मुल्तान में हाल ही में पेश आने वाले रेप के 2 वाक़यात से लगाया जा सकता है, जहां एक लड़की से ज्यादती हुई और इस ज्यादती के बदले पंचायत ने दूसरी लड़की के रेप का हुक्म सुना दिया। ये सब मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में हुआ। 16 जुलाई को 12 साल की बच्ची का मुबैना तौर पर रेप किया गया, जिस पर पंचायत बुलाई गई। 18 जुलाई को ये पंचायत बैठी जिसने मुलजिम की बहन के रेप का हुक्म दिया और उसी वक्त पंचायत के सामने इस फैसले पर अमल भी किया गया। इंसानियत की तजलील है ये कानून और इंसानियत की मौत है इस किस्म के पंचायती फैसले। ये पंचायतें किस कानून के तहत ये फैसले सुनाती हैं, किस बिना पर इन पर अमल दरामद होता है और इनके खिलाफ कभी कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये सारे बहुत ही अहम सवाल हैं, लेकिन ये सवाल पहली दफ़ा नहीं उठ रहे हैं। इससे पहले मुख्तारा माई केस इसने पूरे माशरे का सर शर्म से झुकाया था। इस केस को मिसाल बनाने की बातें बहुत हुई, बहुत चर्चा हुआ, दुनिया भर में ये केस पाकिस्तान की बदनामी की वजह भी बना, लेकिन आखिर में मुल्जिमान बाइज्जत बरी हो गए। पिछले साल गुजरात में इसी किस्म का वाकया पेश आया।
पंचायत के हुक्म पर एक शादीशुदा खातून का रेप किया गया, जिसके बाद मुतासरा खातून ने खुदकुशी कर ली। इस केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को क्या सजा हुई कुछ नहीं पता। 2014 में मुजफ्फरगढ़ में पंचायत ने 40 साल की खातून के रेप का हुक्म दिया, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी मुख्तलिफ शहरों में पंचायतें लगती हैं, फैसले सुनाए जाते हैं और हुकूमत इस निज़ाम के खात्मे के लिए कुछ नहीं कर पाती। अजब है ये पंचायतें और अजब ही इनके फैसले हैं, मुसलसल सुनाए जा रहे हैं और पुलिस इंतजामिया इन फैसलों के आगे हमेशा बेबस नजर आती है। हमेशा जुर्म होने के बाद पुलिस हरकत में आती है और इस बार भी यही हुआ। इस वाक़े के तकरीबन 10 दिन के बाद पुलिस को सारे भी उस वक्त के जब रेप का शिकार पहली लड़की खुद वुमेन पुलिस सेंटर पहुंची है और उसने मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी तहकीकात के दौरान पता चला कि मुलजिम की बहन के साथ भी पंचायती फैसले पर यही सब कुछ हुआ, जिस पर इलाका पुलिस से राब्ता किया गया और आखिरकार पंचायत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सरपंच समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। ये वाकया भी दूसरे वाकयात की तरह हमारे माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये सिलसिला रुक नहीं रहा और कब तक पंचायतों के नाम पर यही सब कुछ होता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमें रेजिडेंट डायरेक्टर औरत फाउंडेशन मुमताज़ मुगल साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा। ये अफसोसनाक वाकया पहली बार नहीं हो रहा, मुसलसल इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं। पंचायती फैसलों के आगे हमारी पुलिस भी, इंतज़ामिया भी बड़ी कमज़ोर साबित हुई हैं। कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और आप समझते हैं कितने केसेस तो ऐसे होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे ऐसे मामलात के? जी बिल्कुल नाजिया, आप सही बात कर रही हैं, सही फरमा रही हैं, लेकिन देखिए ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाक़यात हैं। हमारे लिए हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हमें हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक बात है, हमारी हुकूमतों के लिए शर्मनाक बात है, हमारी कम्युनिटी के लिए शर्मनाक बात है कि हम जो है अपनी बच्चियों को हमारी यहाँ जो है हमारी अपने लोग बैठ के फैसला करते हैं पंचायतों में बैठ के औरतों के खिलाफ जो है कि किस तरह से जो है आपने एक जो है बच्ची मैं समझती हूँ कि ये इसकी बड़ी वजह जो है हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ का ना होना है। हमारी अदालतें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2009 और 10 में जो है बाकायदा जो है ये डिक्लेयर कर दिया था कि पंचायतें जिरगे जो है ना इलीगल हैं, लेकिन माजरत के साथ हमारी हुकूमतों ने उसको बिल्कुल उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और मुझे नहीं समझ आती कि पुलिस को कैसे नहीं पता चलता कि उनको ये तो पता चल जाता है कि इस इलाके में यहाँ पे ये हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके इतना पैसा हम पुलिस पे खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन एक वाकया जो है जो 16 जुलाई को होता है और आज 26 जुलाई 10 दिन के बाद हमारी पुलिस को पता चलता है कि हमारे इलाके में जो है ना ये वाकया हो गया है। बड़े वाकयात हुए हैं, जिस तरह से मैंने मुख्तारा माई के केस का जिक्र किया, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और इसको बड़ी कवरेज भी मिली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमारी बदनामी भी, पाकिस्तान की दुनिया भर में बड़ी बदनामी हुई। इसके बाद भी बड़े वाकयात हुए हैं। अगर उस केस को मिसाल बनाया जाता, इस तरह के जो पंचायती फैसले उनको रोका जाता, तो आप समझते हैं कि फिर आगे हमें इस किस्म की सूरत हाल देखने को नहीं मिलती? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मुख्तारा माई के वाक़े जो उनके मुख्तार जो वाक़या हुआ जिस पे बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तानी हुकूमत ने कमिटमेंट किया कि हम ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे कि जिससे आइंदा के लिए ये ना हो, लेकिन हमारी हुकूमतें जो है उसमें नाकाम रही हैं। हमारे यहाँ जो है पंचायतों को जो है प्रोटेक्शन दी गई है कल्चर के नाम पे कि हमारे यहाँ पंचायतें जो हैं हमारा कल्चर हैं और औरतों के लिए हमने देखा है कि औरतों के हवाले से जो पंचायतें फैसले करती हैं वो हमेशा औरतों के खिलाफ ही जाते हैं। और इस तरह के और इस रेप के हवाले से एक और जो हमने देखा कि ये जो बढ़ते वाकयात हैं रेप के हवाले से, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ सजाएं जो है वो नहीं हो सकती। मुलजिम जो है वो जो है कुछ अरसे बाद एविडेंस ना होने की वजह से उनको जो है FIR जो है उसमें जो लो पुल छोड़ दिए जाते हैं, उसकी वजह से जो है हमारे मुलजिम जो है हमारे यहाँ मुलजिम जो है वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जैसे हमने मुख्तारा माई के केस में देखा। अगर इसके अलावा आपने इशारा किया है वाकई सजा देते। आपने जो सिस्टमाइज करने के लिए कहा है कि अगर इसको सिस्टम में ले आया जाए, पंचायत का जो निजाम है इसको सिस्टम में कैसे लाएं? भारत में पंचायती निजाम है ना, इसको तो हम भरपूर उनकी मजम्मत करते हैं कि ये इलीगल हैं। ये और इस तरह के इलीगल जो स्ट्रक्चर हैं, पंचायतें हैं या जरगे हैं, इनको उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए। और ये जो वाकया हुआ है इसमें जो इस वाकये में शामिल थे, जिन लोगों ने बच्चियों के साथ ज्यादती की
और जिन पंचायत के लोगों ने ये हुक्म सुनाया, ये फैसला सुनाया, इन सबको एक ही जैसी सजा होनी चाहिए और ये सजा उम्र कैद से और फांसी से मैं तो कहती हूँ कम नहीं होनी लेकिन ये जो पंचायती निजाम है, अगर हम भारत की तरफ देखें, हुकूमत के मातहत काम करता है, बड़ा कामयाब है। आपको लगता है कि अगर हम भी पंचायतों को हुकूमत के मातहत करें, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत पंजाब में जी देखिए, जो पंजाब में जो है वो हुकूमत ने पंचायत को और जिरगों को डाला है, हम समझते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक फर्क है कि ये इसको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, इसको फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखा है कि ये जो फॉर्मल सिस्टम है पंचायत का, जिरगों का, ये भी औरतों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें औरतें शामिल ही नहीं है। मुझे बताएं ना, जितने हम पंचायतें देखते हैं, जिरगे देखते हैं, चाहे वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल में तो औरतें होती ही नहीं है ना, जो इस तरह के ये और मुझे नहीं समझ आती ये पंचायती बनाते किसको हैं उन इलाकों में लोगों को, और जो इतने जिनको अपनी बेटियों, बहनों, अपने घर की माओ को जिनको वो इज्जत कहते हैं, उनके खिलाफ ये फैसले देते हैं कि इस तरह की जो कि अगर उस बच्ची के साथ एक तो ज्यादती हुई, एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसके बदले में उस मुलजिम की बहन को जो कि बेगुनाह है उसकी भी उसको भी रेप की सजा दी। मैं समझती हूँ कि ऐसी पंचायत के फैसले करने वालों को जो है हमें सरेआम उतनी ही सजा देनी चाहिए जो कि रेप करने वाले हैं, तब जाके हम कहीं पे जो है और जो है औरतों को रिलीफ दे पाएंगे। लेकिन वही बात है कि औरतों को रिलीफ देने के लिए जो हुकूमती इकदाम हैं, जो जजेस हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन की भी जरूरत है। पुलिस जो मौजूद है उसको भी जो है ना सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उनको क्यों नहीं 10 दिन बाद पता चलता है, उनको क्यों नहीं पता चलता है कि इलाके के अंदर ये वाकया हो गया है और उसकी सही तरह से जो आप समझती हैं मुमताज साहिबा, सजा देने से तो जाहिर है कुछ बेहतरी शायद हो सके, लेकिन निजाम की तब्दीली बड़ी जरूरी है। रेप एक बहुत बड़ा मसला है, बच्चों के निजाम की बड़े देखिए मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चों के केसेस, तशवीशनाक सूरत हाल है। आज तो मुल्तान का ये 12 साल की बच्ची का रेप हुआ। कसूर का अगर आप वाकया देखें हमारे सामने कि इस साल 10 बच्चों को रेप के बाद कत्ल किया जा चुका है। तो बहुत छोटे छोटे बच्चों के जो ये केसेस मुस्तकिल हमारे सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो माशरे की बेहिस्सियत, दूसरी तरफ लाकानूनियत जो है, इससे कैसे अब निपटा जा सके? देखिए, इसके लिए निपटने के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जो सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं, खामियां हैं, उनको सही करने की जरूरत है। और सबसे पहले जो है वो जो FIR लिखने वाला सिस्टम है उसको बेहतर करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन है, देखिए सजाएं क्यों नहीं दे पाते जजेस, इसलिए नहीं दे पाते कि जो प्रोसिक्यूशन है उसमें गैप्स होते हैं। फिर हमारे यहाँ जो मेडिकल लीगल सिस्टम है वो मॉडर्न तरीके से तकनीक जो है उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से फॉरेंसिक जो है एविडेंसेस जो है वो लेट हो जाते हैं। फिर जो हमारे यहाँ जजेस हैं, भी एक रेप हुआ है, उस रेप करने वाले को जो भी पर्सन जो एविडेंस मिल गया है उसके मुताबिक अगर आप सजा दे दें तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उस खातून एक माशरे में जो है एक खौफ और एक सुकून का औरतों के लिए है कि हाँ, अगर ये वाकया अगर इस तरह से रेप किया तो मुझे इस तरह उम्र कैद की सजा होगी, फांसी की सजा होगी। तो मैं समझती हूँ कि इससे हम थोड़ा इस वाकयात को कम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, तब तक कम नहीं होते जब तक पॉलिटिकल। रेजिडेंट डायरेक्टर औरत फाउंडेशन हमारे हमरा थी। माशरा की बेहिसी की एक ये तस्वीर है और इस पर जब तक काबू नहीं पाया जा सकेगा कि जब तक निज़ाम को बेहतर ना कर ले। हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। आज मैंग्रोव्स का आलमी दिन है। ये वो प्लांट्स हैं जो साहिली इलाकों में पाए जाते हैं, झाड़ियों और डंडियों की शक्ल में। आपने अक्सर इन्हें साहिली इलाकों में पौधे होते हैं और जिनका माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने में बड़ा ही अहम किरदार होता है। ये पौधे समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, सतह समंदर को कंट्रोल में रखते हैं और सबसे अहम ये कि ये पौधे ज़मीन को समंदरी तूफ़ानों से भी बचाते हैं। कराची के साहिल के साथ मैंग्रोव्स के साथ में बड़े जंगलात मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह इन जंगलात पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है। यानी मैंग्रोव्स के दरख्त काटे जा रहे हैं और इनकी ज़मीन पर प्लॉट्स बनाकर बेचे जा रहे हैं। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर खदशा ये जाहिर किया गया है कि शायद अगले 100 साल में दुनिया से मैंग्रोव्स का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उसके भयानक नताइज होंगे यकीनन, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली पहले ही एक बड़ा चैलेंज है। दुनिया का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में अगर मैंग्रोव्स का खात्मा हो गया तो हालात काबू से बाहर होंगे। समंदर की सतह बुलंद हो जाएगी, तूफ़ानी बारिशें आएंगी, सैलाब आ सकते हैं,
फसलों की पैदावार कम हो जाएगी और ग़िज़ाई किल्लत में भी इजाफा हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान इस तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की हाल ही में एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है जो हमारी हुकूमत और इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। इस रिपोर्ट में बताया यह गया है कि आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा दर्जा हरारत के साथ सेहत के मसाइल भी बढ़ेंगे। मलेरिया, डेंगू और इस जैसे जो दीगर अमराज हैं उसमें इजाफा होगा और इन तमाम असरात से बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता यह है कि दरख्त लगाएं, मैंग्रोव्स के जंगलात को बचाएं, अपने माहौल को महफूज बनाएं। और इसी सिलसिले में हाल ही में एक छोटी सी कोशिश कराची में भी हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से कराची के ज़िला वस्ती में मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के दौरान कोशिश ये की गई है कि जितने ज़्यादा दरख्त हो सकें वो लगाए जाएं। इसके अलावा केपी में भी पीटीआई का मिलियन ट्री प्रोग्राम, ये भी एक अच्छी कोशिश है। लेकिन ये छोटी छोटी कोशिशें काफ़ी नहीं है। हमें अपने माहौल को बचाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करना होंगे जो कि हुकूमती सरपरस्ती में ही मुमकिन है। लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में कितनी संजीदगी के साथ काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर डायरेक्टर इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध वक़ार हुसैन फलपोटो साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वक़ार हुसैन साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही संजीदा मसला है। माहौल को बचाना है, दुनिया को बचाना है। क्योंकि आज मैंग्रोव्स का आलमी दिन है तो हम उसी मुनासबत से बात करते हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात हमारे यहाँ ख़त्म होते जा रहे हैं, कैसे बचाया जाए? इतना जितना आपने रिपोर्ट में बताया, मेरे ख्याल में इतनी हद तक हमारे कराची में मैंग्रोव्स डेंजरस पोजीशन पे नहीं है। अगर आपको पता हो कि मैंग्रोव्स में ट्रीज़ की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, वो अभी तक मेंटेन्ड है, जो 8,45,275 पर डे लगाए। 7वें बड़े जंगलात हैं पाकिस्तान कराची के अंदर, इसी कराची। लेकिन और उसके साथ हो रही है वहाँ पर प्लॉटिंग करके तो लिए ना सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, क्योंकि दूसरी एजेंसीज जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी जिनका बहुत अहम रोल है, हम सब ऑलमोस्ट इस इशू पे मिलते भी हैं और हम ख्याल भी हैं। हम अब इस इशू को सब ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल जितना भी हो सकता है जल्दी से जल्द इस चीज़ से छुटकारा पाया जाए, यानी कि इस पे मज़ीद जो लैंड ग्रेबिंग वाला सिलसिला है उसको रोका जाए। और उसके साथ साथ जैसे मैंग्रोव्स की ट्री प्लांटेशन जो है वो हमारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको शायद पता भी हो, LNG के टर्मिनल्स बनने हैं कोस्टल एरिया में, वो क्योंकि एनवायरमेंटल अप्रूवल ले रहे होते हैं, तो उसमें हमारी कंडीशन ये होती है कि अगर आपने 5 दरख्त काटे तो आपने 5 टाइम ज़्यादा यानी 25 लगाने। इस वक्त एक प्रोजेक्ट के थ्रू हमने 2 प्रोजेक्ट्स के थ्रू 2500 हेक्टेयर पे मैंग्रोव्स लगा चुके हैं। उसके IUCN की रिपोर्ट भी है, ये सिंपली स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह के और भी स्टेप्स हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, इनफैक्ट वो भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी मुख्तलिफ साथ मिलकर हम तभी बचा सकते हैं। अच्छा, अभी जो ताज़ा तरीन एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट ये कहती है कि दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होंगे ममालिक, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए? और सारे इदारे तो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा और स्टेप्स लेने, कितना काम और करना है ताकि वो जो दर्जा हरारत बढ़ने वाला है उससे हम बचाव कर सकें? असल में ये जो इशू है दर्जा हरारत बढ़ना, ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से। आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान इज़ अमंगस्ट टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, नंबर 7 पर है इस वक्त। जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की तरफ वो बहुत कम है, वो 130s में आता है ग्लोबली। तो अब ये इसके लिए जो भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को आपने मिटिगेट करना है तो उसके 2 वैसे तरीके होते हैं, या आइदर यू अडॉप्ट चेंजेस और टेक मिटिगेटिव मेजर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने 2012 में दी हुई है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक हाई फोरम पे कमेटी बनी हुई है जिसको ACS हेड करते हैं, जिसके कई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। उसकी वजह से अब जो नई ADP स्कीम्स हैं उसको ना सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट चेंज एबल किया जा रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के एडॉप्टेशन के हवाले से अगर कोई प्रोजेक्ट्स है तो उसको हम करें। मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर में मिसाल दे दूं आपको, अगर हम हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमें अब हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना है। अगर हमें पानी की शॉर्टेज है
तो हमें वो क्रॉप्स भी लेकर आने हैं जो कम पानी पे उग सके। तो वो चीज़ें भी हो रही हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। इसी तरह हमने ना सिर्फ वो क्लाइमेट पॉलिसी। वकार साहब, क्या ये तमाम जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं ये अभी तक हमारे यहाँ पेपर वर्क पर है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी या ये जो मेजरमेंट है ये लेते हुए अभी नज़र नहीं आ रहा है? ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? मैंने आपको जब कहा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसी है, यू कैन इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसी, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि अब उस लेवल पे नहीं, मगर क्यों इट्स ए स्टार्ट, हमने 2015 से लिया है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद इफ़ेक्टिव करने के लिए हर प्रोविंस कोशिश कर रहा है कि अपनी प्रोविंशियल पॉलिसी ले आए, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फर्स्ट ज़ीरो ड्राफ्ट जो है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी प्रिपेयर कर चुका है, और इंशाल्लाह वो सब कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, उससे गुजरने के तरीके से प्रॉपर हर सेक्टर में इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली का असर जो है सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर में है, फूड सिक्योरिटी का इशू होता है, वाटर सिक्योरिटी का इशू होता है, लाइव स्टॉक्स पे होगा, तो हमारी लाइवलीहुड पे होगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट्स हैं, इन सब को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। इन तमाम सेक्टर्स पे तो काम करने की ज़रूरत है, लेकिन तरक्की एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, तरक्याती मंसूबे तो चलेंगे साथ साथ, तरक्याती मंसूबों को लेकर चलना कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा। तो इससे कैसे निपटें? इस पे अकेला अगर इदारा हमारा काम करे तो मैं ऑनेस्टली ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए। जब तक हम कलेक्टिव जितनी भी रेलेवेंट इदारे हैं वो साथ मिल के नहीं काम करेंगे तो नहीं हो सकेगा। उसमें हम इस वक्त जैसे डेवलपमेंट का जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है अर्बन सेक्टर में या इवन रूरल सेक्टर में, उसको हमें इंश्योर करना है कि वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो और एनवायरमेंटली साउंड हो। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है उसको जब हम एनवायरमेंट के लिहाज से देखते हैं तो हमें वो परफेक्ट नज़र नहीं आती है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के साथ ये हो रहा होता है। अगर मैं शहर कराची की मिसाल लूँ कि दरख्त काट दिए जाते हैं, अब उसके बजाय बदले में जो दरख्त लगाए जाते हैं, जिस तरह से आपने कहा खजूर के दरख्त लगा दिए, खजूर के दरख्त जो हैं वो तो गलत है, ये तो सबको पता है कि ये गलत है। तो ये एक चीज़ जब नज़र आ रही है तो फिर उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? वो कंसर्न इदारे, अब जैसे आपने बीच में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने कोई कैंपेन प्लांटेशन के लिए, आपको इस प्रोग्राम की वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं बता दूं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 15 जुलाई से पूरे सिंध भर में ये ग्रीन कैंपेन प्लांटेशन कैंपेन ड्राइव शुरू कर दी है, जिसमें हमने कोई बड़ा इस तरह का टारगेट नहीं रखा जैसे दूसरे लोग करते हैं कि 5 लाख लगा देंगे, फलां लगा देंगे। टारगेट रखते हैं, उसको उसकी प्रमोशन करते हैं। ये तो ऐसा काम है जो मुस्तकिल होना चाहिए। हम आपको ऑन ग्राउंड सस्टेनेबल प्लांटेशन के हवाले से कर रहे हैं। ये थ्रू आउट सिंध है, इस कराची में भी आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इस वक्त तक हम दे चुके हैं, मगर ज़्यादा नहीं देते, 100 तक देते हैं। उसको इंश्योर करवाने के लिए हमारे पास एक बाकायदा एग्रीमेंट है, प्रोफार्मा है, वो उसने फिल करके देना है कि इसको कैसे प्रोटेक्शन करेगा और हम उसको मॉनिटर करेंगे। बहुत ही अच्छे आपके ये इंशाल्लाह हम थ्रू आउट सिंध कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वकार हुसैन साहब, आप तशरीफ लाए और इतने अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू की। माहौलियात, इस पर तो हमने बात की। अब जरा अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बदअमनी का नोटिस लिया था और इस केस में मुख्तलिफ अहकामात दिए गए, और अब इन अहकामात पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आला अदलिया इस केस के अहकामात पर अमल दरामद का वक्तन फवक्तन जायजा भी लेती रहती है। अब पिछली समाअत की अगर हम बात करें तो इसमें अदालत ने जराइम में मुलव्विस तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, और इस कार्रवाई के बाद इस मामले पर AIG सनाउल्लाह अब्बासी ने रिपोर्ट जमा कराई है। अब जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो बड़ी हैरानकुन है, और उसमें जो इंकशाफात किए गए हैं वो भी बड़े हैरानकुन हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सिंध पुलिस के 12,361 पुलिस एहलकार ऐसे हैं कि जिनका रिकॉर्ड मुश्तबा है। ये रिपोर्ट सिंध के 1,09,000 एहलकारों का रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मुरतब की गई है, और इसमें कुछ शवाहिद हैं जिन शवाहिद की बुनियाद पर 352 एहलकारों के खिलाफ सज़ा की सिफारिश भी की गई है, और ये भी बताया गया है कि जराइम में मुलव्विस 17 पुलिस एहलकारों को बरतरफ जबकि 122 को जबरी रिटायर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी अहम है कि इस पूरी रिपोर्ट में पुलिस एहलकार तो शामिल हैं, कहीं पुलिस के आला अफसरान का जिक्र नहीं है।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट बरहम भी हुई है और आला पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए 28 जुलाई तक की मोहलत भी दे दी गई है। ये वो मसाइल हैं जो कराची के अमन व अमान की राह में रुकावट हैं। जब पुलिस में हज़ारों की तादाद में अहलकार खुद जराइम के अंदर मुलव्विस होंगे तो फिर जो जराइम हो रहे हैं शहर में उनको कंट्रोल कौन करेगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रफत साहब आपका। 12,000 अहलकार एक बहुत बड़ी तादाद है। 12,000 अहलकारों का अगर रिकॉर्ड है तो फिर शहर का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है? देखिए, ये वो मामला है जो साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने में हुआ था। उसकी रिपोर्ट जमा करवाई। अब एडिशनल IG CID जो है सनाउल्लाह अब्बासी ने काउंटर टेररिज्म के जो सरबराह हैं उन्होंने करवाई है। और ख़ासी ये तशवीशनाक बात है कि जब पुलिस में इस तरह के लोग होंगे तो फिर तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जब ये कोई गौर नहीं कर रहा कि सब पुलिस में आए कैसे। ये सब सियासी भर्तियाँ हैं। हर दौर में इस किस्म की भर्तियाँ हुई हैं, अपने मफाद में की हैं। हर हुकूमत ने लोगों को भर्ती किया है। फिर वो हुकूमत के वफ़ादार नहीं होते, वो उन सियासी जमातों के वफ़ादार होते हैं कि जो उन्हें नौकरी दिलवाते हैं। लिहाजा उन्होंने वही काम किया। उसके बाद फिर उनके जराइम पेशा अफराद से रवाबित और ये सब चीज़ें। लेकिन पहली मरतबा ये इस तरह की एक चीज़ हो रही है, लेकिन ये पाया तकमील तक पहुँचती हुई नज़र यूँ नहीं आती कि इसमें उन अफसरान के नाम नहीं है, निचली सतह के वो एहलकार। निचली सतह के एहलकार जराइम में मुलव्विस हों और आला अफसरान को खबर ना हो या आला अफसरान मुलव्विस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि पुलिस के बाद आला अफसरान भी अगवा बराए तावान में मुलव्विस रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें सामने आती रही हैं और उनके नाम भी सामने आए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अगर उनकी सियासी वाबस्तगी जो है वो हुक्मरान जमात से है तो वो दोबारा आ जाते हैं। इस तरह के कई अफसरान हैं जो पिछले दिनों इन इल्ज़ामात पर यहाँ से हटाकर अंदरून सिंध उन्हें मुंतकिल किया गया था, लेकिन अब वो वापस कराची शहर में आ चुके हैं और उन पर खासे संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात मैं इसमें और ये कहूँगा कि जो पुलिस की परफॉर्मेंस है वो उसके ख़राब होने की एक वजह ये भी है कि जो जिस तरीके से एक महाज़ाय हुक्मरान जमात जो पीपल्स पार्टी और IG सिंध के जो इख्तिलाफात हैं ये भी असर दिखा रहे हैं। इसकी वजह से पुलिस का मोराल बहुत डाउन है। पुलिस में जो जराइम पेशा अफराद हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन जो अफसरान काम करना चाहते हैं वो इसको मिसाल बनाकर किस तरह लाताल्लुक़ किया गया है IG सिंध को। उनके वज़ीर आला सिंध से इख्तिलाफ नहीं है, जो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि वज़ीर आला सिंध से कोई इख्तिलाफ होगा, लेकिन हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात हैं और जिसके चीज़ें सामने आ रही हैं। कराची शहर में अमन अमान की सूरत हाल रोज बरोज खराब होती चली जा रही है। अब ये जो 12,000 एहलकारों की फहरिस्त गई है, होगा क्या? स्क्रूटनी की जाएगी और फहरिस्तें बनेंगी, छानबीन की जाएगी, सजाएं हो सकती हैं इसमें? देखिए, इसमें अभी आगे कार्रवाई का इम्कान बहुत कम यूँ नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी अगर इंतखाबात होते हैं 2018 के तो पीपल्स पार्टी का और IG से झगड़ा ही उस पर था कि मुलाजमतों का, तो वो उनको एतराज़ ये था कि हम लोगों के पास जब जाएंगे तो क्या जाएंगे, नौकरियां बांटनी है उन्होंने पुलिस की जो उन्होंने मेरिट पर कर दी थी। एक इख्तिलाफ ये था। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और इसकी स्क्रूटनी अगर नहीं होगी तो पुलिस फोर्स सियासत से पाक नहीं हो सकती, जराइम पेशा अफराद से पाक नहीं हो सकती। यही वजह है कि सिंध पुलिस की साख और शोहरत जो है वो रोज़ाना ख़राब हो रही है और इसके हवाले से सवालात जन्म लेते हैं। वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल के हवाले से वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं। ख़ुद जो एडिशनल IG गुलाम कादिर थेबो को लाया गया है वो पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र हैं, वो उनका झुकाव उस तरफ है। हर अफसर की सियासी वाबस्तगी ज़रूर है और अगर उसे सिंध में मुलाजमत करनी है, अच्छी पोस्टिंग लेनी है तो फिर उसे हुक्मरान जमात के साथ चलना होगा। अगर जो उसके साथ नहीं चलेगा वो यह नौकरी नहीं कर सकता। ये बड़ी वाज़ेह है बात। लेकिन इस तरह से अब जराइम से छुटकारा पाना और पुलिस के महकमे को बेहतर निज़ाम की तरफ लेकर जाना, अगर सियासी मामला है तो फिर तो एक अरसे से हम इस पर बात करते चले आ रहे हैं कि क्योंकि सियासत इन्वॉल्व होती है तो फिर इस निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ नज़र आता है कि इसमें कुछ बेहतरी आएगी या ये वही सियासी बुनियादों पर बस तब्दीलियाँ होती रहेंगी? देखिए, अगर अदालत का बहुत ज़्यादा दबाव रहा, उसकी अदालत की बहुत ज़्यादा निगरानी रही इस मामले में, जिस तरह के इस मामले को आज उठाया गया है और उन्होंने एक रिपोर्ट भी मुरतब की, अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, तो यकीनन जो है इसमें कोई ना कोई तब्दीली आएगी। लेकिन अगर ये भी मामला सियासत की नज़र हो गया, चक्कर दिए गए जिस तरीके से दिए जाते हैं, आप खुद देख लें कितना पुराना केस है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने से, कहीं अब जाके उसकी रिपोर्ट आज सबमिट हुई है तो इसके हवाले से सवाल सामने आए। हालांकि बातें सब पुरानी हैं, सबको पता है पुलिस में जराइम पेशा लोग हैं, उनके रवाबित हैं, बाज़ तो दहशत गर्दों से रवाबित की भी आई चीज़ें सामने कि उन्होंने मुखबरियाँ की जिसकी वजह से पुलिस अफसरान हलाक भी हुए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। जिस तरह से ये केस पुराना है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने का और रिपोर्ट अब पेश की गई है,
ऐसा भी पॉसिबल है कि जो 12,000 एहलकारों की लिस्टें फराहम की गई हैं वो अलग हैं, और उसके अलावा क्योंकि पुराना केस है तो कुछ नए भी भर्ती हुए होंगे, नए भी पुलिस एहलकार होंगे जो मुलव्वस होंगे जिनके नाम नहीं है उस लिस्ट में? बिल्कुल ये बात है कि अब ये खासे पहले की तफ्तीश है जो अब पेश की गई है, यकीन इसमें इजाफा हुआ होगा, लेकिन वही वाली बात है कि अगर मरबूत निज़ाम नहीं बनाया गया, निगरानी का मरबूत निज़ाम नहीं हुआ, तो फिर इसी किस्म के वाक़यात भी होंगे। और फिर एक बात और बता दूं मैं आपको कि एक वक्त था कराची पुलिस का जो CID का डिपार्टमेंट होता था वो खासा फ़ाल हुआ करता था, पुलिस की स्पेशल ब्रांच बड़ी फ़ाल होती थी, उन्हें उस मोहल्ले के गली मोहल्लों की तफसीलात मालूम होती थी, मुखबरी का एक बड़ा मरबूत निज़ाम था, लेकिन वो मुखबरी जो है वो पुलिस के खिलाफ ही होने लगी। जब पुलिस में इस तरह की काली भेड़ें आ गई, वो चीज़ें अब दहशतगर्दों तक पहुँचने लगी, जो भी लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस थे उन तक वो इत्तलात पहुँची, और ये चीज़ें मौजूद हैं कि सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर भी हदफ बनाकर कत्ल किया गया। बहुत सारी ऐसी मुखबरियाँ भी पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस अफसरान की हुई जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई, लेकिन आज तक उन पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये इसी तरह की बातें रही और अमल ना किया गया और मजीद इसमें से तलाश ना किया गया। आप सियासी वाबस्तगी की बात करें, इसी तरह से वो जो उस वाबस्तगी की बिना पर जो लॉबिंग हो रही है पुलिस के अंदर ही, गुलाम कादिर थीबो ग्रुप है, फिर IG सिंध AD ख्वाजा के मामलात अलग हैं, वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल का भी एक ग्रुप है, ये जब तक लॉबिंग रहेगी, ब्लॉक्स रहेंगे, उस वक्त तक मामला बेहतर हो सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मामला मजीद ख़राब होंगे, क्योंकि अदालत की तरफ से AD ख्वाजा तो बैठे हुए हैं, उनको अब लाताल्लुक़ कर दें, मीटिंगों में ना बुलाएं, बिल्कुल पुलिस फोर्स में ये तासुर दें कि इनकी कोई अहमियत नहीं है, वो सारे फैसले एडिशनल IG से करवा लें, या वो जो सनाउल्लाह अब्बासी का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो कर ले। लेकिन बात है कि IG की एक अहमियत और अफादियत होती है। अब उन्होंने एक काम ये किया है कि जो सरदार मजीद दस्ती थे उन्हें एडिशनल IG सिंध के तौर पर लाके बिठाया गया है। इसी तरीके से गुलाम कादिर थेबो जिन्हें IG के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया गया, उन्हें एडिशनल IG कराची ले आया गया। तो यकीनन पुलिस सियासत ज़दा है, सिंध की पुलिस बेइंतहा सियासत ज़दा है, और सियासत के साथ साथ जब जराइम का पहलू उसमें आ जाएगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, खराब ही होगी। बहुत शुक्रिया रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, बहुत ही मुफस्सिल तज्जिया कर रहे थे कराची पुलिस की, सिंध पुलिस की कारकर्दगी का। और सिंध पुलिस जब तक सियासत ज़दा रहेगी इस निज़ाम को बेहतर नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Islamic terror, German